हमारी सफलता के रास्ते में रुकावट की सिर्फ दो वजह हैं, हमारे बहाने और आत्म अनुशासन यानी डिसिप्लिन की कमी। हमें अच्छी तरह पता होता है कि हमें क्या करना है, लेकिन अगर हम वो नहीं करते हैं तो उसकी वजह है अनुशासनहीनता। इसलिए अपने जीवन में अनुशासन लाएं। अनुशासित होकर काम करने से निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी और आपके सपने पूरे होंगे। सुप्रभात, मैं हूं आपके साथ शालिनी खंडेलवाल। सबसे पहले नजर मुख्य गतिविधियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महाराष्ट्र गोवा दौरा संपन्न। अहमदनगर जिले में 7,500 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। गोवा के मडगांव में किया राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ। कर्नाटक दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का पर्यावरण पर बड़ा बयान। कहा, जलवायु परिवर्तन, बिगड़ती मूल्य प्रणालियां और व्यवसायीकरण की चुनौतियां दुनिया के लिए बड़ी परेशानी। हल के लिए भारत को उम्मीद की नजर से देख रही है दुनिया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की आध्यात्मिक यात्रा। उत्तराखंड पहुंचे उपराष्ट्रपति, पवित्र गंगोत्री धाम का किया दौरा। आज केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम के दर्शन करने के बाद कंट्री लेड इनिशिएटिव के समापन समारोह को करेंगे संबोधित। किर्गिस्तान में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन के सम्मेलन में भारत ने चीन की महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड पहल का किया विरोध। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, एससीओ देश एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करते हुए अंतर्राष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों का सख्ती से करें पालन। और वनडे क्रिकेट विश्व कप में विश्व चैंपियन इंग्लैंड की एक और हार। श्रीलंका ने 8 विकेट से हराया। आज दक्षिण अफ्रीका से भिड़ेगा पाकिस्तान। सुप्रभात में अब बात विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कर्नाटक में भारतीय प्रबंधन संस्थान बेंगलुरु के स्थापना सप्ताह का उद्घाटन किया, जिसका आयोजन संस्थान के स्वर्ण जयंती समारोह के तहत किया जा रहा है। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि आईआईएम बेंगलौर ने स्थापना से लेकर आज तक अपनी व्यावसायिकता, दक्षता और योग्यता साबित की है। ये प्रबंधन क्षमता का पोषण और संवर्धन करता रहा है। संस्थान ने जो नवाचार और क्षमता निर्माण का बीड़ा उठाया है, उसने शिक्षा और अनुसंधान पर अमिट प्रभाव छोड़ा है। राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले साल देश ने आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया था, जिसने याद दिलाया कि हमने पिछले 75 वर्षों में क्या हासिल किया है। इस यात्रा में आईआईएम का योगदान अतुलनीय है। Last year, you celebrated with the nation Azadi Ka Amrit Mahotsav. Let that be a reminder of what we have achieved in the last 75 years. Your contribution to this journey is second to none. It is because of our collective effort. We are the 5th largest economy today. We are a thriving and well-functioning democracy. We have scaled the moon, and now our eyes are set on the sun. We are the growth story that astonishes and inspires the world. राष्ट्रपति ने कहा कि आज दुनिया को जलवायु परिवर्तन, बिगड़ती मूल्य प्रणालियों और व्यवसायीकरण की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में भारत को उम्मीद की नजर से देखा जा रहा है। You are going to be the future wealth creators of the world. I will insist that you must imbibe Mahatma Gandhi's lesson of life, which are not inconsistent with the ethics of business. Without ethics, success was sinful for Gandhiji. According to Gandhiji, some of such sins are wealth without work, pleasure without conscience, knowledge without characters, business without ethics. Ladies and gentlemen, your aim and goals should not be narrow. Your aspirations should not know any limits. In your professional and personal lives, aim for excellence and live up to the great legacy which comes along with your association with IIM Bangalore.
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज तमिलनाडु के दौरे पर हैं। आज वे भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय चेन्नई के 8वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। अब बात करते हैं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के आध्यात्मिक दौरे की। उपराष्ट्रपति अपनी पत्नी डॉक्टर सुदेश धनखड़ के साथ अपनी आध्यात्मिक यात्रा के तहत कल उत्तराखंड पहुंचे। राज्य की राजधानी देहरादून पहुंचने पर उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, संसद सदस्य डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, डॉक्टर कल्पना सैनी और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने गर्मजोशी से उपराष्ट्रपति का स्वागत किया। देहरादून से उपराष्ट्रपति धनखड़ की यात्रा आध्यात्मिक शहर उत्तरकाशी तक जारी रही, जहां उन्होंने पवित्र गंगोत्री धाम का दौरा किया और पूजा अर्चना की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने पवित्र स्थान के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपना अनुभव साझा किया। आज इस आध्यात्मिक यात्रा के दूसरे दिन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम के दर्शन करेंगे। इस आध्यात्मिक यात्रा के बाद उपराष्ट्रपति कंट्री लेड इनिशिएटिव के समापन समारोह को संबोधित करेंगे। ये समारोह देहरादून में वन अनुसंधान संस्थान द्वारा आयोजित किया जा रहा है। ये पहल पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर केंद्रित है। अब बात करते हैं आंध्र मेडिकल कॉलेज की। ये कॉलेज अपने गौरवशाली 100 वर्ष पूरे कर चुका है। इसी उपलक्ष्य में संस्थान आज से शताब्दी समारोह आयोजित कर रहा है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ समारोह के मुख्य अतिथि के तौर पर कल शामिल होंगे। कार्यक्रम को लेकर शताब्दी समारोह समिति के अध्यक्ष टी रविराज से बात की हमारे संवाददाता सुरेंद्र कुमार ने। आंध्र प्रदेश में स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में अहम योगदान दे रहा है आंध्रा मेडिकल कॉलेज, जो अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे कर रहा है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सेंटेनरी सेलिब्रेशन कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर टी रवि राजू जी। उनसे जानते हैं क्या कहना है और क्या कार्यक्रम पूरा है। सो व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट द होल इवेंट? नमस्कार जी। नमस्कार टू ऑल द व्यूअर्स ऑफ सनसेट टीवी. I will tell you briefly about our project. Andhra Medical College, as you know, is one of the oldest medical institutions in the country, and very few colleges have been started before Andhra Medical College. So during the last 100 years of the existence of Andhra Medical College, nearly 12,000 students have come out of the portals of this college, and they have been working in India, all over the country, and all over the world also. They are spread in the United States of America. There are students of Andhra Medical College in Europe, UK, Australia, and New Zealand. For that matter, wherever you go on this globe, you have old students of Andhra Medical College. Such is the lineage of Andhra Medical College. So we thought, because now it is completing 100 years of existence, centenary is a very important thing in the life of a human being and also in the life of any institution. So the very fact that an institution has lasted for 100 years and still continuing gloriously, that means this institution is very, very important institution. So during the last 100 years, several students have come out of this college. So all the old students of this college, we wanted to do something for the benefit of the present students and also to commemorate this great medical institution. The whole effort has started in 2017 when the previous principal, Dr. T. Radha, was heading the institution. So she has put together all the efforts to contact everybody across the globe, everybody in the world, all the old students of Andhra Medical College. We are planning to have the Honorable Vice President of India to come and inaugurate this pylon on 28th October 2023. So Honorable Vice President has kindly consented to come here and come and see the building which we have constructed and also inaugurate or unveil the pylon. हमसे बात करने के लिए सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे सेंटेनरी सेलिब्रेशन कमेटी के चेयरमैन, जिन्होंने बताया कि किस तरह का कार्यक्रम पूरा होने वाला है। सनसेट टीवी के लिए विशाखापट्टनम से सुरेंद्र कुमार।
फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए सनसेट टीवी के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 9:45 पर दिल्ली के भारत मंडपम में 7वें भारतीय मोबाइल कांग्रेस 2023 का उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री देश भर में शैक्षणिक संस्थानों को 100 5G यूज केस लैब्स प्रदान करेंगे। इन प्रयोगशालाओं को 100 5G लैब्स पहल के तहत विकसित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के शिरडी में लगभग 7,500 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। ये परियोजनाएं स्वास्थ्य, रेल, सड़क, तेल और गैस जैसे क्षेत्रों में विकास कार्यों से जुड़ी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे में इन महत्वपूर्ण परियोजनाओं का निर्णायक प्रभाव पड़ेगा। सरकार के सबका साथ सबका विकास मंत्र को दोहराते हुए प्रधानमंत्री ने गरीबों के कल्याण हेतु डबल इंजन सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता पर जोर दिया। उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था के विस्तार को देखते हुए इसके लिए बजट बढ़ाने की भी जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र में लाभार्थियों को 1 करोड़ 10 लाख आयुष्मान कार्ड वितरित करने का जिक्र करते हुए कहा कि अब इन्हें 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। गन्ने का मूल्य 315 रुपये प्रति क्विंटल किया जा चुका है। बीते 9 साल में करीब 70,000 करोड़ रुपए का इथेनॉल खरीदा गया है। ये पैसा भी गन्ना किसानों तक पहुंचा है। गन्ना किसानों को समय पर भुगतान हो, इसके लिए चीनी मिलों, सहकारी समितियों के लिए हजारों करोड़ रुपए की मदद दी गई है। मेरे परिवारजनों, हमारी सरकार सहकारिता आंदोलन को सशक्त करने का काम भी कर रही है। देश भर में 2 लाख से अधिक सहकारी समितियां बनाई जा रही हैं। देश के किसानों को भंडारण की, कोल्ड स्टोरेज की अधिक सुविधाएं मिले, इसके लिए भी सहकारी समितियों को, पैक्स को मदद दी जा रही है। छोटे किसानों को एफपीओस यानी किसान उत्पादक संघों के माध्यम से संगठित किया जा रहा है। सरकार के प्रयास से अभी तक देश भर में 7,500 से अधिक एफपीओ भी बन चुके हैं। प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि महाराष्ट्र सरकार ने नमो शेतकरी महासम्मान निधि योजना शुरू की है, जिसके तहत महाराष्ट्र के शेतकरी परिवारों को अतिरिक्त 6,000 रुपए मिलेंगे। यानी स्थानीय छोटे किसानों को सम्मान निधि के 12,000 रुपए मिलेंगे। प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि सरकार किसानों के सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। कि महाराष्ट्र सरकार ने नमो शेतकरी महासम्मान निधि योजना शुरू की है। इसके तहत महाराष्ट्र के शेतकरी परिवारों को 6,000 रुपये और अतिरिक्त दिए जाएंगे। यानी अब यहां के छोटे किसानों को सम्मान निधि के 12,000 रुपया मिलेंगे। मेरे परिवारजनों, किसानों के नाम पर वोट की राजनीति करने वालों ने आपको बूंद बूंद पानी के लिए तरसाया है। आज
नीलवंडे परियोजना पर जल पूजा हुई है। इसको 1970 में स्वीकृति मिली थी, 1970 में। सोचिए, ये परियोजना 5 दशक से लटकी हुई थी। जब हमारी सरकार आई तब इस पर तेजी से काम हुआ। अब लेफ्ट बैंक कैनाल से लोगों को पानी मिलना शुरू है और जल्द ही राइट बैंक कैनाल भी शुरू होने वाली है। राज्य के सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए बलिराजा जल संजीवनी योजना भी वरदान सिद्ध हो रही है। दशकों से लटकी महाराष्ट्र की 26 और सिंचाई परियोजनाओं को केंद्र सरकार पूरा कराने में जुटी है। अब बात करते हैं एससीओ सम्मेलन की। किर्गिस्तान में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन के सम्मेलन में भारत ने चीन की महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड पहल का समर्थन करने से इनकार कर दिया, जिससे वो शंघाई सहयोग संगठन में अरबों डॉलर की बुनियादी ढांचा परियोजना का समर्थन नहीं करने वाला एकमात्र देश बन गया है। सम्मेलन में मौजूद विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने एससीओ देशों से एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करते हुए अंतर्राष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों का सख्ती से पालन करने का आह्वान किया है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने एससीओ के शासनाध्यक्षों की परिषद के 22वें सत्र को संबोधित करते हुए ये टिप्पणी की। इस सम्मेलन में किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ईरान, चीन, रूस, ताजिकिस्तान, पाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के प्रतिनिधि भाग ले रहे थे। उन्होंने कहा, एससीओ को अंतर्राष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों का सख्ती से पालन करके एक दूसरे की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करके और आर्थिक सहयोग को प्रोत्साहित करके क्षेत्र में स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। Beneficial and financially viable solutions. As we strive to improve trade within the region, we need robust connectivity and infrastructure. India has accorded utmost priority to these domains in its own developmental journey. At the same time, connectivity initiatives should always respect sovereignty and territorial integrity of all countries. We should bear in mind that the global south should not be saddled with unviable debt arising from opaque initiatives. I am confident that the India-Middle East-Europe Economic Corridor, IMEC, and the International North-South Transport Corridor, INSTC, could become enablers in bringing economic prosperity to the region. Excellencies, as we all know, climate change is one of the serious challenges facing humanity. शंघाई सहयोग संगठन के सम्मेलन में भारत ने चीन की अरबों डॉलर की बुनियादी ढांचा परियोजना BRI का विरोध दोहराया और ऐसा करने के बाद भारत शंघाई सहयोग संगठन में अरबों डॉलर की बुनियादी ढांचा परियोजना का समर्थन नहीं करने वाला एकमात्र देश बन गया है। निर्वाचन आयोग मतदाता सूचियों को अपडेट करने के लिए आज से एक अभियान शुरू कर रहा है। इसमें विशेष रूप से भावी युवा मतदाताओं पर अधिक ध्यान दिया जाएगा। यह अभियान उन 5 राज्यों में नहीं होगा जहां इस वर्ष विधानसभा चुनाव होने हैं। फिल्म अभिनेता राजकुमार राव को निर्वाचन आयोग का राष्ट्रीय आइकन नियुक्त किए जाने के बाद मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि 17 वर्ष से अधिक आयु के युवा मतदाता सूची में अपने नाम दर्ज कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि मतदाता सूची प्रत्येक तिमाही में अपडेट की जाएगी और 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवा अगली तिमाही में अपना नाम पंजीकृत करा सकते हैं। राजीव कुमार ने बताया कि इस वर्ष देश में मतदाताओं की संख्या बढ़कर 95 करोड़ से अधिक हो जाएगी, जो वर्ष 1962 की तुलना में 4 गुना ज्यादा है। सुप्रभात में अब बात करते हैं आज के दिन से जुड़े इतिहास की और जानते हैं आज के दिन से जुड़ी मुख्य घटनाओं के बारे में। 27 अक्टूबर साल 1904 को यतीन्द्र नाथ दास का जन्म कलकत्ता यानी आज के कोलकाता में हुआ। वो एक महान क्रांतिकारी थे। उन्हें जतीन्द्र नाथ दास के नाम से भी जाना जाता है। पहली बार वे 1920 के असहयोग आंदोलन में शामिल हुए और 4 दिन के लिए जेल भी गए।
इसके बाद वे प्रख्यात क्रांतिकारी शचीन्द्र नाथ सान्याल के संपर्क में आए और क्रांतिकारी पार्टी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA के सदस्य बन गए। दल के लिए द रेवोल्यूशनरी का पर्चा छपवाकर देश भर में वितरण का अहम दायित्व यतीन्द्र बाबू को सौंपा गया, जिन्हें उन्होंने बखूबी निभाया। भगत सिंह के आह्वान पर लाहौर जेल में क्रांतिकारियों के साथ दुर्व्यवहार को लेकर भूख हड़ताल आरंभ की गई। साल 1929 में 63 दिन की भूख हड़ताल के बाद यतीन्द्र नाथ दास ने स्वाधीनता की लड़ाई में अपना बलिदान दे दिया। 27 अक्टूबर साल 2010 को पहली बार विश्व व्यावसायिक चिकित्सा दिवस मनाने की शुरुआत हुई। आज ही के दिन व्यावसायिक चिकित्सा के पेशे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। द वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट WFOT व्यावसायिक चिकित्सा पेशे की अंतर्राष्ट्रीय आवाज है, जिसमें विश्व स्तर पर 100 से ज्यादा व्यावसायिक चिकित्सा पेशेवर संगठन शामिल हैं। सुप्रभात में फिलहाल इतना ही। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं 37वें राष्ट्रीय खेलों के शुभारंभ के अवसर पर आयोजित रंगारंग कार्यक्रम की खास झलक के साथ। मुझे दीजिए आज्ञा, आप बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार।